हेलो बच्चों, हाय। परवीन गोयल सर फ्रॉम एस क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम यहाँ स्पेशल डिस्कशन कर रहे हैं 2021 एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के पेपर की। ठीक है, जो पेपर आया है अभी अभी लेटेस्ट आंसर की इशू हुई है, तो उसके रिगार्डिंग बच्चों के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, नहीं है सही, कैसे क्या है। सारा का सारा पेपर हम यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। मैं परवीन गोयल सर एस क्लासेस के लिए यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। मेरे इस पेपर में जो पार्ट्स हैं वो अकाउंट्स हैं प्लस एफएम है, अकाउंटिंग प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो शॉर्ट डिस्कशन देखो बेटे, ये हमारा एमकॉम एंट्रेंस का एग्जामिनेशन पेपर होगा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं 2021। यहाँ अकाउंट्स की यूनिट में टोटल मिला के बेटे 14 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिनके नंबर्स मैंने नोट डाउन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक स्ट्रेट 13 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन मुझसे रिलेटेड नहीं है, वो शायद कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो हम इस डिस्कशन में उसको स्किप करेंगे। 15 नंबर मुझे अकाउंट्स का क्वेश्चन लग रहा है, तो टोटल मिलाकर 14 क्वेश्चन अकाउंट्स की यूनिट के हैं। जो टोटल बेटे 20 क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के, उस 20 में से 14 क्वेश्चंस मुझसे रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद मैं आऊँगा सीधा एफएम की यूनिट्स पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो लास्ट यूनिट है उसका एक टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें मुझसे रिलेटेड बेटे 6 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी आपके सामने शॉर्ट में डिस्कशन करने वाला हूँ। गेटिंग माई टाइम पॉइंट। चलो जी, देखो बेटे, ये आपका पेपर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ अकाउंट्स लिख रहा हूँ। क्वेश्चन को एक बार आराम आराम से रीड करते हैं। देखो बेटे, रोहन लिमिटेड हैज बॉट अ पीस ऑफ मशीनरी उसने खरीदी है बिफोर ensuring that machine is a condition of operation for the intended purpose, it operate a trial run। उसने मशीन खरीदते ही क्या करा बेटे, एक ट्रायल रन कर दिया उस मशीन पर। ट्रायल रन का मतलब है मशीन सही कंडीशन पर प्रोडक्शन देगी या नहीं देगी, इसको एक बार चलाकर देखा जाता है, स्टार्ट करके देखा जाता है। उसमें मटेरियल यूज करते हैं। अब उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं, अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन। जो उस मटेरियल की कॉस्ट है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दी जाती है। क्लियर? इन दिस ट्रायल रन मशीन प्रोड्यूसेस कितने यूनिट बेटे, 5 यूनिट्स। मशीन ने 5 यूनिट प्रोड्यूस करे एट 99 पर पीस। 5 यूनिट प्रोड्यूस करे, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 99 रुपीज। द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का फेयर मार्केट प्राइस है 119। नॉर्मली वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने में सेल होना चाहिए, 119 में सेल होना चाहिए। बट दीज प्रोडक्ट बीइंग एक्सट्रीमली सब स्टैंडर्ड, ट्रायल रन में जो प्रोडक्ट बनकर आया है वो सब स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड नहीं है। इसका मतलब उम्मीद है वो 119 में तो सेल होगा नहीं। आर सोल्ड इन द मार्केट एट 33 रुपीज पर हमने मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल कर दिया। पूछ क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी एडेड टू द मशीनरी। जैसे मैंने अभी भी डिस्कस करा, ट्रायल रन की जो कॉस्ट है वो मशीन की कॉस्ट में क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। वो पूछ रहा है कितना ऐड करें। देखो बेटे, 99 उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 33 रुपीज की रिकवरी है। एक यूनिट पर 66 रुपीज का खर्चा आया। एक यूनिट पे कितना खर्चा आया बेटे, 66 रुपीज। 99 माइनस 33, इट कम्स आउट टू बी 66। कितनी यूनिट थी बेटे, 5 यूनिट्स थी। तो हमारी जो कॉस्ट है इन 5 यूनिट्स की, वो अगर हम कैलकुलेट करें इनटू 5 तो ये आती है 330। तो राइट आंसर शुड बी, मशीन की कॉस्ट में ट्रायल रन की कॉस्ट कितना ऐड कर दो, 330 ऐड कर दो। ये 330 का राइट आंसर है। ऑप्शन आई थिंक जो मेरे पास आंसर किया है उसमें भी 330 ही दिया हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसके आंसर जो यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया है वो गलत है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर बेटे? सेम सीक्वेंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इन केस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, यहीं पर रुक जाओ बेटे। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर,
डिसोल्यूशन में यूनिट थी जिसपे गार्नर वर्सेस मोरे रूल अप्लाई होता है। एज पर जी वर्सेस एम केस, गार्नर वर्सेस मोरे रूल, अ पार्टनर दो सॉल्वेंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। एक पार्टनर सॉल्वेंट है, उसकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है डेट ऑफ डिसोल्यूशन पर, बट हैज अ डेबिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया आफ्टर शेयरिंग द लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन के बाद उसका डेबिट बैलेंस आ गया। तो गार्नर वर्सेस मोरे रूल बोलता क्या है, एक जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उस इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी, उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस कौन बियर करेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस जस्ट प्रायर टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। प्रायर टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब होता है रियलाइजेशन लॉस को कंसिडर नहीं करना। तो वो पूछ क्या रहा है? सच अ पार्टनर शुड बी, फर्स्ट ऑप्शन, नीदर शेयर द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंस पार्टनर, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस शेयर नहीं करेगा, नॉर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इन कैश। ये चीज गलत है, वो शेयर करेगा और लॉस लेकर भी आएगा कैश में। ओनली शेयर द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो कहता है लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर ही शेयर करेगा। ये मुझे सही नहीं लग रहा, वो लॉस भी शेयर करेगा और कैश भी लेकर आएगा। चेक करते हैं। शेयर ऑफ द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ऑल्सो ब्रिंग हिज शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इन कैश, ये सही आंसर है। वो लॉस इंसॉल्वेंट पार्टनर का बियर भी करेगा और अपना शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस जो है वो कैश में लेकर आएगा। तो सी इज द राइट आंसर। आंसर की में मैं आंसर देखूं तो सी ही ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर है, इसमें भी कोई गलत नहीं है आंसर की के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड में पढ़ रहा हूं, रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड रिलेटेड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेटे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड की बात हो रही है, तो अब पहले ये समझो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई होता है, जिसमें एक होता है मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेटे एक वर्ड है मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आईवी स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक है मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए हम कौन से मेथड यूज करते हैं। फीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड। ये 3 मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें देता है। एक मेथड और हम डिस्कस किया करते हैं, लीफो मेथड। अब मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के कौन से मेथड्स होते हैं, ये बेसिकली टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज करते हैं और रिटेल मेथड यूज करते हैं। तो वो क्या बोलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड रिलेटिंग टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस इज। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड क्या है? ओनली अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। ये मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सही। कॉस्ट को कैलकुलेट करने का या कॉस्ट को डिटरमाइन करने का एक मेथड है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये बिल्कुल सही है। ओनली मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मेथड नहीं है बेटे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मेथड क्या था? फीफो, एवरेज कॉस्ट, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं होता। तो ये गलत है। बोथ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसमें गलत है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर ए है, ए फर्स्ट वाला। क्लियर? तो दो चीजें हैं, मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या क्या आता है? फीफो, एवरेज कॉस्ट, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट। मेथड ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल प्रॉफिट मेथड, रिटेल मार्जिन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे। यस बेटे हम 4th नंबर देख पा रहे हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसको हम PPE रीड करते हैं।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई होता है पीपीई पर, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन फॉर फॉल्ट्स एज अ कंडीशंस ऑफ continuing to operate an item of property, plant and equipment। वो हमसे इस कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है। कॉस्ट ऑफ रेगुलर रिपेयर फॉर इंस्पेक्शन। कुछ एसेट्स हमारी ऐसी होती है बेटे जिसको रेगुलरली हमें इंस्पेक्शन करते रहना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि इसकी कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्या करें। कुछ एसेट्स हमारी ऐसी होती हैं जिसको रेगुलर बेसिस पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत होती है। यहां पर वो कह रहा है रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन। मेजर है तो ये सीम्स की ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इस तरीके के खर्चे के लिए बोलता है कि अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर एक एक्सपेंडिचर हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा और उस एक्सपेंडिचर को अमाउंट में हम कैलकुलेट कर सके, मेजरेबल हो, दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो इस एक्सपेंडिचर को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट्स में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देगा प्लस उस एक्सपेंडिचर को रीजनेबल बेसिस पे मेजर किया जा सके, अमाउंट असर्टेनेबल हो, तो उसको कॉस्ट में ऐड कर दो। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसको रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। तो क्या कहता है? शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इवन इफ डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। वो कहता है शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज कैरिंग अमाउंट। हम तो कह रहे हैं इसको कैरिंग अमाउंट में ऐड करना होता है। शुड बी रिकॉग्नाइज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट ओनली इफ डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। वो कह रहा है इसको कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दो अगर मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी डिसाइड करे। ये मेरे को ठीक ऑप्शन लग रहा है, इससे बेटर ऑप्शन कुछ और हो सकता है, चेक करते हैं। सी शुड बी चार्ज एज एन एक्सपेंस। ये मुझे एक्सपेंस की तरह चार्ज करना सही ऑप्शन नहीं लग रहा। तो अभी तक ए, बी और सी में से मुझे बी बेटर आंसर लग रहा है। डी देखते हैं। शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड एडिशनली द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन और if the carrying amount of the previous inspection is not determinable, the cost thereof should be de-recognized। de-recognized का मतलब होता है पहले हमने उसको एज ए एसेट माना था, अब उसको एसेट मत मान दो, एक्सपेंडिचर मान लो, सीधा पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तो ये इस क्वेश्चन का बेटर आंसर है, जिसमें वो कहता है कि अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप इसको कैरिंग अमाउंट में ऐड कर दो। अगर किसी तरह से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो इसको डी रिकॉग्नाइज कर दो। डी रिकॉग्नाइज करने का मतलब है अगर पहले आपने इसको भी ऐसे एक्सपेंडिचर को भी ऐड किया हुआ है तो सारे का सारा अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बी से बेटर आंसर कौन सा है? डी। तो इसका फाइनल आंसर डी है, जो आंसर की में भी डी ही दिया हुआ है। एक बार मुझे चेक करने देना। फिफ्थ का आंसर यस, फोर्थ का आंसर सॉरी यस, डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ब्रांच चैप्टर से क्वेश्चन है। अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं बेटे? ब्रांच का मेथड है, ब्रांच का, जिसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है, ब्रांच डेटर अकाउंट बनता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Under stock and debtor method relating to dependent inland branch for abnormal loss of stock। abnormal loss of stock की ट्रीटमेंट क्या करते हैं पहले ये सुनो। स्टॉक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं इनवाइस वैल्यू से, लोडिंग वाला पोर्शन ब्रांच एडजस्टमेंट में डालते हैं और कॉस्ट वाला पोर्शन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में। बिसाइड्स क्रेडिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, अब ब्रांच P&L एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या क्या करेंगे? तो ब्रांच P&L में कौन सा अमाउंट डेबिट किया जाएगा? कॉस्ट वाला पोर्शन।
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या डेबिट किया जाएगा, लोडिंग वाला पोर्शन। तो देखते हैं जी, शायद ये डी ऑप्शन है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस डेबिटेड टू ब्रांच P&L अकाउंट एंड लोडिंग मार्जिन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। यही फाइनल आंसर भी दिया हुआ है और यही फाइनल आंसर है ही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। प्रेफरेंस शेयर जब भी इशू किए जाते हैं तो इशू के वक्त ये बताया जाना चाहिए ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है या नॉन क्यूमुलेटिव, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या इरिडीमेबल, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है या नॉन कन्वर्टेबल। इस बारे में हमें जानकारी दी जानी चाहिए। फर्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं क्यूमुलेटिव, यस डिविडेंड इकट्ठा होता रहेगा, क्यूमुलेटिव अज्यूम कर लिया जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये भी बात सही है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है सरप्लस एसेट। जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो जितनी कैपिटल का पैसा वापस दे दिया जाए और उसके बाद अगर कोई सरप्लस एसेट बचेगी, क्या सरप्लस एसेट में प्रेफरेंस शेयर शेयर करेंगे या नहीं? अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं तो वो सरप्लस एसेट में शेयर करेंगे। अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो सारे की सारी सरप्लस एसेट किसको दे दी जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर को। कुछ भी नहीं लिखा होता तो इनको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर माना जाता है। इसका मतलब जितना सरप्लस एसेट है उसमें किसका राइट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस का राइट नहीं होगा। ये भी सही है। नॉन कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा तो नॉन कन्वर्टेबल ही मानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी डिक्लेयर करती है हम मंगवाएंगे सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप में। जब कंपनी क्लोज होगी तभी हम उस पैसे को मंगवाएंगे, अदरवाइज नहीं मंगवाएंगे। इसको हम कहीं डिस्क्लोज नहीं करते बैलेंस शीट में। इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, ऑथराइज कैपिटल का पार्ट नहीं डिस्क्लोज किया जाता। रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज इशूड कैपिटल, नो। सब्सक्राइब कैपिटल, नो। डी फाइनल आंसर है, कहीं नहीं शो किया जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली एज पर कंपनीज एक्ट इफ अमाउंट एक्सीड। बेटे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में एक कंडीशन लगा दी गई कि कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर इस तरीके का है कि 1% ऑफ रेवेन्यू से ज्यादा है या 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो उसको सेपरेट लाइन आइटम आपको डिस्क्लोज करना होगा। उस आइटम को आप मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में मर्ज नहीं कर सकते। अगर आपकी सेल से 1% का ज्यादा है या फिर 1 लाख से ज्यादा है, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा हो, इसको सेपरेट लाइन आइटम एक्सपेंडिचर और इनकम आपको डिस्क्लोज करना है। ये लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख विच एवर इज हायर, जो ज्यादा है उस इनकम और एक्सपेंडिचर के आइटम को आप सेपरेट लाइन आइटम डिस्क्लोज करना है। फर्स्ट 8 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली लास्ट लाइन पढ़ो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने थोड़ा गूगल करा तो इसके बारे में ये बता दूं, हर कंपनी 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ये एक लॉ है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे सीक्वेंस के क्वेश्चंस में आ रहा था इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्वेश्चन है। देखो जी, इसने क्या करा, नेट प्रॉफिट दिया कंपनी का फॉर ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। मेरे को ये लास्ट के 3 ईयर चाहिए, 4, 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं। 3 ईयर के प्रॉफिट ले रहा हूं मैं, 25, 20 और 15। 25, 20, 45 और 15, 60। 60 को 3 से डिवाइड करो
60 को 3 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट आ गया 20 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट आ गया। हर कंपनी इस 20 करोड़ के एवरेज प्रॉफिट का 2% एक्सपेंडिचर करेगी। 0.4, 20 करोड़ का 2% 0.4 ही होता है ना। यस, 0.4 का मतलब है 40 लाख। तो इस कंपनी को 40 लाख का एक्सपेंडिचर इस ईयर में करना चाहिए अंडर द हेडिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये नेट प्रॉफिट गिवन है। ड्यूरिंग दिस ईयर कंपनी इनकर्ड 7 lakh and 3 lakh on free education and medical treatment of employee of the company and their family respectively under CSR प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट में उसने 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। खर्चा करना कितना था? 40 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। स्टेट द शॉर्टफॉल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन दिस एज पर कंपनीज एक्ट। तो 30 लाख का शॉर्टफॉल हुआ। बी आंसर है फाइनल। तो ये लॉ है जिसको थोड़ा सा मैंने गूगल करके पढ़ा और आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन छोटा सा आ रहा था, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना खर्चा कंपनी को करना चाहिए? 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलते हैं। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए मेरे को एक पेपर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आई होप सो ये नजर आ रहा होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ऑन 31 मार्च को कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है 198 रुपीज में, सारी फिगर है, करोड़ ऑफ रुपीज है शायद। यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 42 करोड़। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है बेटे 10 करोड़। जनरल रिजर्व का अमाउंट है बच्चों 200 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व है ये 70 करोड़ का। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 30 करोड़ का। प्लांट रिवोल्यूशन रिजर्व है 8 करोड़ का। ऑन 1 अप्रैल, अब बेटे 1 अप्रैल 2021 को कंपनी हैज ऑफर्ड बाय बैक प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट प्राइस। बाय बैक प्राइस, कंपनी ने अपने शेयर को खरीदने का प्राइस दिया 20% प्रीमियम पे, 1.20 ऑफ मार्केट प्राइस। 25 रुपीज का आज की डेट में मार्केट में शेयर का प्राइस है। तो उसने कहा कि हम अपनी कंपनी के शेयर 20% ज्यादा पर खरीदने का ऑफर दे रहे हैं। तो ये बायबैक प्राइस आया 30 रुपीज। तो कंपनी ने ऑफर कितने रुपीज पर शेयर खरीदने का करा? 30 रुपीज में। ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व। ये दोनों है शेयर कैपिटल का पार्ट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है? यस बेटे, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को हम फ्री रिजर्व में काउंट करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कंपनी कैन बी बाय। देखो बेटे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कंपनी कहती है कि हम कितने शेयर का बायबैक कर सकते हैं। इसमें कंडीशन है, पहली कंडीशन है 25% से ज्यादा शेयर का बायबैक नहीं कर सकते। 25% से ज्यादा शेयर का बायबैक नहीं कर सकते। ये रुपी है, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 1.98 करोड़। ये सारी फिगर करोड़ ऑफ रुपीज में है। 10 रुपीज का इक्विटी शेयर है, तो नहीं जी, 10 रुपीज का इक्विटी शेयर है तो 19.80 करोड़ शेयर्स। इसका 25% शेयर आप बायबैक कर सकते हो। तो अगर मैं इसका 25% निकालूं, 19.8 इंटू 0.25, ये आता है 4.95 करोड़ शेयर्स। तो एक ऑप्शन था, एक कंडीशन थी, कंपनी कितने शेयर का बायबैक कर सकती है? मैक्सिमम 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग है। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है शेयर की, 10 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर आया, इतने शेयर टोटल है। इसका कितने परसेंट बायबैक कर पाओगे? 25%।
तो मैंने नंबर ऑफ शेयर निकाल लिया। सेकेंड ऑप्शन, जो आप अमाउंट स्पेंड करोगे बायबैक पे, अमाउंट स्पेंड करोगे वो 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बायबैक अमाउंट 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये दूसरी कंडीशन है। शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व को यहां ऐड करते हैं, इन 4 फिगर्स को ऐड कीजिए, 198 प्लस 42 प्लस 10 प्लस 200, ये आ रहा है बेटे 450। शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 450 है, तो 450 का 25% आप कैलकुलेट कीजिए, 112.50, ये अमाउंट है। इसको अगर नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय एक शेयर का बायबैक प्राइस कितना है 30 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 30, ये आता है बेटा 3.75 शेयर्स, करोड़ शेयर्स। अब एक कंडीशन है इतने शेयर बायबैक कर सकते हो, दूसरी कंडीशन है इतना, तो जो इनमें से लीस्ट हो वो ही बायबैक करोगे। तो अब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, इतने शेयर का मैक्सिमम बायबैक कर पाओगे, 3.75 करोड़ शेयर। आंसर कहाँ है? 3.75 करोड़ शेयर, बी ऑप्शन। सर एक बार और बता दो। यस बेटे एक बार और बताता हूं मैं, दोबारा से देखिए बेटे, क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी, ये प्रेफरेंस, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है। सर इसके आगे भी रिजर्व दिए हुए हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फ्री नहीं होता, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व फ्री नहीं होता, प्लांट रिवोल्यूशन रिजर्व फ्री नहीं होता, तो मैंने फ्री रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल लिया है। दूसरा, बायबैक का प्राइस आ गया, तो मैक्सिमम बायबैक एक कंडीशन है, 25% से ज्यादा शेयर आप बायबैक नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम है। दूसरी कंडीशन है जो बायबैक का प्राइस है, मैक्सिमम कितना अमाउंट आप स्पेंड कर सकते हो, 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। अगर ये मैक्सिमम खर्चा है 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा शेयर खरीद नहीं सकते, तो दोनों में से जो लीस्ट है वही बायबैक कर पाओगे, ये बायबैक कर पाओगे। थैंक यू, आगे चलते हैं बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर FSN सिस्टम। FSN सिस्टम क्या होता है? F मतलब फास्ट, स्लो, नॉन, तीनों में ऐड कर दो मूविंग। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम। अंडर फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। हम अपनी सारी इन्वेंट्री को इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। किस बेसिस पर? ये मूवमेंट के बेसिस पर, कि किस ज्यादा मूवमेंट है फास्ट मूविंग, कम मूवमेंट है स्लो मूविंग, मूवमेंट ना के बराबर है नॉन मूविंग, तो वॉल्यूम नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ द आइटम, बी ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटे, क्वेश्चन नंबर 12। यस, यहां पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ अ मशीन एट 6000 मशीन आर रन्स इतना। If it runs for 9000 machine hour, it will incur a repair and expenditure of इतना। देखो बेटे, ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने यहां लिख दिया आर्स, यहां पर लिख दिया एक्सपेंडिचर। मेरे को जो गिवन है 6000 आर पे एक्सपेंडिचर गिवन है 1,12,000। अगर मशीन मेरी 9000 आर तक रन करती है तो एक्सपेंडिचर कितना है बेटे? 1,48,000। मुझसे पूछा गया क्या है, 12,000 आवर्स पर ये खर्चा कितना होगा। इस खर्चे में मेरे को ये पता लगाना है वेरिएबल खर्चा कितना है और फिक्स खर्चा कितना है।
अगर मैं ये पता लगा पाया तो मैं आराम से पता लगा दूंगा 12,000 पर कितना एक्सपेंडिचर है। पहले इन दोनों से चेंज निकालो। चेंज कितने आवर्स का है बेटे? चेंज है हमारे 3000 आवर्स का। कॉस्ट में चेंज कितना आया देखो जरा, 148 माइनस 112, 36,000। तो वेरिएबल कॉस्ट पर आर 36,000 का खर्चा 3000 यूनिट का है, तो एक यूनिट का खर्चा 12 आएगा, 12 पर आर। तो 6,000 आर का एक्सपेंस बताओ। 12 इंटू 6,000 72,000। 9,000 आर का एक्सपेंस बताओ इंटू 12 1,08,000। 12,000 आर का एक्सपेंस बताओ 12,000 इंटू 12, ये आ गया आपका 1,44,000। ये टोटल एक्सपेंस है, ये वेरिएबल खर्चा है, दोनों को माइनस कर दो, फिक्स खर्चा आ जाएगा आपका। फिक्स खर्चा आपका आएगा 40,000। इन दोनों का एक्सपेंस डिफरेंस लो तो भी 40,000 है, तो यहाँ भी फिक्स खर्चा 40 रहेगा। 40 ये आ गया 1,84,000। 1,84,000 सी ऑप्शन। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम चीजें सीखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कंट्रोलेबल वेरिएंस आर बेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू। जितने भी वेरिएंसेस आते हैं उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। जो भी वेरिएंसेस आते हैं उसको हम नॉर्मली ईयर एंड पे कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। ये बेसिकली कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्योंकि वेरिएंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन लगता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? ईयर एंड पे कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो डी फाइनल आंसर है, डी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अ मटेरियल ऑफ, ये कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, सॉरी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 अकाउंट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कस करना है बेटे। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ऑन अ सेल ऑफ 4 लाख in period 1. If profit increases by 20% then sale would be, देखो भाई ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहां पर करता हूं, प्रॉफिट सेल। प्रॉफिट अगर आपका 80,000 है तो सेल कितना था? 4 लाख। प्रॉफिट 20,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट आया। अगर सेल कितनी है? चेंज निकाल दो। चेंज में प्रॉफिट में चेंज आया 20,000, सेल का चेंज है 50,000। पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, 40%। तो 40% से मैं कंट्रीब्यूशन निकाल देता हूं। सेल है तो पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन आ गया 1,20,000। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करो तो फिक्स कॉस्ट आ गया 40,000। यहाँ पर भी कैलकुलेट करके देख लो, 4,50,000 में 40% का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1,80,000। 1,80,000 में आप 1,80,000 होता है क्या? यस, यहाँ कुछ गलती करिए क्या? नहीं, 4,50,000 का 40%, 1,80,000। 1,80,000 में से अगर 80,000 माइनस करते हैं तो यहाँ फिक्स कॉस्ट आया 80,000, कुछ गलती है। ये 160 आ रहा है। कंट्रीब्यूशन में से ये माइनस करो तो ये 80,000 है। यस, अब उसने पूछा क्या हुआ है बेटे? क्वेश्चन नंबर ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट 80,000 आ गया, पीवीआर 0.40 आ गया, तो ये आता है 2 लाख। फाइनल आंसर डी 2 लाख। क्लियर बेटे? कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो अब हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट हो गया बेटे? 15 तक अकाउंट्स का पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 80 पर। बेटे क्वेश्चन नंबर 80 एफएम को रिलेट करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलें। यस, देखो जी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर बाय बिजनेस एंटिटी सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी। नॉर्मली क्या हो जाता है बेटे, हम अपने अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर को कलेक्शन के लिए दूसरे बंदे को दे देते हैं। 1 लाख रुपए के डेटर है, हम कहते हैं इनसे पैसा आप कलेक्ट करो और हमें इमीडिएट कैश दे दो एट ए डिस्काउंट इन एक्सचेंज ऑफ इमीडिएट मनी। इसको फैक्टरिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर देती है। दूसरी एजेंसी जो होती है वो कलेक्शन एजेंसी बोलते हैं उसको। उसका काम ही होता है कि हमसे कमीशन ले ले और हमारे अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट कर ले। इमीडिएट कैश हमें वो आज की डेट में दे देती है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आंसर में डिफरेंस है बेटे। जो की इशू हुई है उसमें ए आंसर है, बट इसका फाइनल आंसर बी है, बी फॉर बॉम्बे। क्या है? नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग। पहले देखते हैं। रेलेवेंट कैश फ्लो आर कंसीडर्ड। रेलेवेंट कैश फ्लो कंसीडर किए जाते हैं, यस करे जाते हैं। इंटरनेशनल कैश फ्लो आर कंसीडर्ड, यस किए जाते हैं। संक कॉस्ट आर इग्नोर। संक कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, यस इग्नोर कर दिया जाता है। सर क्यों? संक कॉस्ट होती है बटे वो पुरानी कॉस्ट, जो पुराना हम खर्चा कर चुके हैं। कैपिटल बजटिंग में आज के कैश इनफ्लो और आज के कैश आउटफ्लो को देखा जाता है, संक कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, नो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारी कैपिटल की, जो हमारी इक्विटी की इम्प्लाइड कॉस्ट है उसे तो इंक्लूड करोगे ही आप। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर इंक्लूडेड। एक्सक्लूड किया जाता है, गलत बात है। क्लियर? तो फाइनल आंसर इसका 81 है। जो की में इशू हुआ हुआ है वो ए ऑप्शन हुआ हुआ है। 82, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर CAPM मॉडल। CAPM मॉडल कहता है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ए को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ RM माइनस RF। तो 1, 2, 3 फैक्टर यूज होते हैं। बीटा यूज होता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न यूज होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यूज होता है। फाइनल आंसर सी है, जो यूज नहीं होता, मार्केट प्राइस होता है। क्वेश्चन नंबर 83, इफ फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 0, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स 0 है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फिक्स कॉस्ट 0 है, कौन सी चीज करेक्ट होगी? ऑपरेटिंग लेवरेज इज 0, फाइनेंशियल लेवरेज इज 0, फाइनेंशियल लेवरेज 1, ऑपरेटिंग लेवरेज 1। फिक्स कॉस्ट को यूज करने के लिए ऑपरेटिंग लेवरेज यूज होती है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। मैं इसको लिख सकता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? EBIT। फिक्स कॉस्ट 0 है तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1। क्वेश्चन नंबर 84, डिविडेंड इररिलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ MM मॉडल इज बेस्ड ऑन। MM मॉडल बोलता है शेयर का मार्केट प्राइस या फर्म की वैल्यू सेम रहती है वेदर कंपनी डिविडेंड पे करे या ना करे। क्लियर? तो ये क्यों, किस चीज पर बेस्ड है? इशू ऑफ डिवेंचर, नो। इशू ऑफ बोनस शेयर, नो। हैजिंग नहीं हो सकता, आर्बिट्रेज प्रोसेस। इस MM मॉडल के अप्रोच को समझाने के लिए उसने एक आर्बिट्रेज प्रोसेस का एग्जाम्पल भी लिया था। कहता है कि एक फर्म से शेयर होल्डर दूसरी फर्म में स्विच हो जाते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस के कारण। जब एक फर्म की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू दूसरी फर्म, तो दूसरी फर्म में बंदे शिफ्ट हो जाते हैं। इसी के कारण दोनों फर्म की वैल्यू क्या रहती है? सेम।
वेदर कोई कंपनी डिविडेंड पे करे या ना करे। तो इसका एमएम अप्रोच में आर्बिट्रेज प्रोसेस इसका फाइनल आंसर है, जो आंसर किए हुए भी सही दिया हुआ है बेटे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 बेटे। इफ कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू द कस्टमर, कस्टमर को कैश डिस्काउंट ऑफर किया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा? ऑफकोर्स सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी। क्लियर? तो बहुत आसान से क्वेश्चन से एफएम के कंपैरेटिवली। तो ये हमारे एंड ऑफ द डिस्कशन है 2021 एग्जामिनेशन। थैंक यू बच्चों।